नहीं छोड़ दिया। क्यों भाई, आ गई? क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके, आपकी आ गई? ठीक है, उसमें जो डाउट है मेरे को आप बताइएगा। चलिए स्टार्ट करिए, करिए क्या? ओके। चलो भाई, आज आप बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? अभी बोहर मॉडल के बिग वाले फॉर्मूले रह गए हैं, ठीक है? वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक? ये टॉपिक के एंड में बताऊंगी फिर आपको। एक मिनट रुकिए। चलिए एक बार वापस थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था बताइए? सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आफ्टर दैट रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के साथ मैंने आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है? व्हाट वाज द कंक्लूजन फॉर दैट? क्या बोलेगा? Q इज इक्वल टू NE। इसको याद रखिए, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है? रदरफोर्ड मॉडल के बाद फिर आपने क्या सीखा था? रदरफोर्ड मॉडल पे आके वी वर डिस्कस समथिंग एल्स, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है? सो कैन यू टेल मी टू फिनोमेना which are supported by wave nature? Two phenomena which are supported by wave nature क्या थे बोलिए? नंबर वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? आपने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ध्यान है? गामा रेज, एक्स रेज, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस? कैसा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? और बाकी क्या था? व्हाट एल्स? एक होता है आपका इंटरफेरेंस, जो अभी आप आगे सीखेंगे, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई वेव नेचर, ठीक? इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स। देन वी डिस्कस द पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड आपने क्या सीखा था बोलिए? क्वांटम, ओके। तो वो कहाँ से आया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वन मोर इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? ये क्या, ये किसके ऊपर बेस्ड था? पार्टिकल नेचर। इफ़ वी आर एज्यूमिंग रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। और ये थियोरी सबसे पहले किसने दी थी पार्टिकल नेचर वाली? प्लैंक्स थ्योरी थी, ठीक है? प्लैंक्स ने क्या बोला कि जो लाइट है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट ट्रेवल्स इन द स्मॉलर पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम का दूसरा नाम दिया जाता है विच इज़ फोटोन। फोटोन और क्वांटम एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। लाइट के केस में उसको अपने लाइट से मेन मतलब क्या है? विजिबल रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? फोटोन यूज़ करते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द एमिशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उसके बाद वी डिस्कस द यस जंपिंग किसकी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? क्या सीखा आपने? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पे? 1. एक इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल एंड देन इट इज कमिंग बैक टू द लोअर लेवल्स एंड देन यू गेट हाउ मेनी सीरीज? यस, आप बताएंगे कौन कौन सी सीरीज, नाम बोलिए. फर्स्ट सीक्वेंस ही है, एक था नहीं, सीक्वेंस फॉलो करना है. लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फोन. एक और मैंने आपको बताया था हम्फ्री लास्ट वन. ठीक है, ये क्लियर है. लाइमन के लिए n1 का वैल्यू 1 और n2 2 3 एंड सो ऑन, एंड बाकी कहानी आप जानते हैं. इसमें से कौन सी सीरीज आपकी विजिबल में मिलती है? बामर. दिस इज द ओनली सीरीज विच लाई इन द विजिबल रीजन. लाइमन इन द UV एंड रिमेनिंग 3 इन द IR. ठीक है, यहाँ तक आपने सीखा. और इसका यहाँ पर एक फॉर्मूला मिला था जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. समझ में आया? सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग डाउन. ठीक है, ये क्लियर है सब लोगों को? ओके. हाइड्रोजन के बाद फिर हमने क्या सीखा था? बोहर मॉडल सीखा था. ठीक है, क्या सीखा था हमने? बोहर मॉडल. बोहर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बोहर ने क्या क्या चीज़ें आपको नहीं दी? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताया उन्होंने. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है. फिर दोज ऑर्बिट्स आर शेल्स. ठीक है, और एक और नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट, और एक और नाम था अलाउड ऑर्बिट. क्यों बोला गया था अलाउड ऑर्बिट? ऑर्बिट में ही होगा. और कौन से ऑर्बिट अलाउड है? जहां पर एंगुलर मोमेंटम विल बी NH/2π. ठीक है, उसके बाद बोहर ने आपको अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं. ठीक है, इसमें एक दो फॉर्मूले रिमेनिंग है, वो मैं सब बाद में डिस्कस करूंगी. टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, तो बोहर मॉडल तक की बात सबको समझ में आ गई, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ. बाकी आप लोग क्या करेंगे टेस्ट में पता लगेगा. ठीक है, ओके. तो अप टू हियर इट वाज क्लियर कि लाइट हैज़ डुअल नेचर. कौन सी नेचर? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ठीक है, अब जो आपके प्लैंक थ्योरी थी, प्लैंक के स्टूडेंट हैं डी ब्रॉय. प्लैंक के स्टूडेंट हैं डी ब्रॉय. अब उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिए. उन्होंने बोला ठीक है, अभी तक हमने जितनी बात की, हमने लाइट की बात की या वेव की मतलब रेडिएशन की बात की. अब इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका मटेरियल है या पार्टिकल है, इट हैज़ डुअल नेचर. पार्टिकल मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ, है ना, तो इट मस्ट हैव डुअल नेचर. डुअल नेचर मतलब अगेन वेव एंड पार्टिकल. इससे पहले किसकी डुअल नेचर की बात करी थी आपने? रेडिएशन की. अब किसकी डुअल नेचर की बात कर रहे हैं? पार्टिकल की. पार्टिकल का भी पार्टिकल या मैटर, बेटर वर्ड क्या है? मैटर. मतलब इनका एक हाइपोथेसिस था कि मैटर हैज डुअल नेचर. कौन कौन सा? एक तो आएगा आपका पार्टिकल नेचर और दूसरा आएगा वेव नेचर. ठीक है, समझे? इससे पहले यहाँ मैटर के प्लेस पे क्या था? रेडिएशन. अभी तक जितना सीखा है हम डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते आ रहे हैं. अब यहाँ पे ये चेंज हो गया. अब उन्होंने क्या नाम दिया? मैटर. मैटर में सब कुछ आता है. ठीक है, लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. किसके ऊपर? माइक्रोस्कोपिक मैटर या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? सब एटॉमिक पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल. नाउ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो हैविंग डुअल नेचर. ठीक है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल और समटाइम्स इट बिहेव्स एज वेव. यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया बेटा. क्या है? दिस इज नोन एज डी ब्रॉय इक्वेशन. क्या था ये? डी ब्रॉय इक्वेशन. और वो इक्वेशन के ऊपर बहुत आपको क्वेश्चंस मिलते हैं दोनों एग्जाम में, रेगुलर में उसमें. तो ही गॉट वन रिलेशनशिप P इज इक्वल टू H/λ. ठीक है, दिस इज द डी ब्रॉय इक्वेशन. P क्या है यहाँ पर? P इज द मोमेंटम. P इज द मोमेंटम एंड
ठीक है। एंड p इज इक्वल टू व्हाट, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये देखिए p इज इक्वल टू mv, पढ़ा है 10th क्लास में मोमेंटम, नहीं पढ़ा, 9 वॉट एवर 9 10, ठीक है। p इज इक्वल टू mv। तो ये किसका नेचर है, ये है पार्टिकल नेचर। और वेवलेंथ किसका नेचर है, वेवलेंथ वेव का नेचर है, ठीक है। सो ही गेव वन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर। एंड व्हाट इज एच, पढ़ते हैं आप पहले से, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। रिलेशनशिप समझ में आया सब लोगों को, प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप टू हियर एनी प्रॉब्लम, समझ में आया क्या कहानी में ट्विस्ट आ गया अभी, और इसकी वजह से और चीज़ें अभी आगे चेंज होंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी इस थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि मान लीजिए जैसे क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल जानते हैं सब लोग, बॉल कोई भी बॉल एज्यूम कर लीजिए, इफ़ दिस बॉल इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी तो इट मस्ट क्रिएट वेव, है ना। या कोई कार है, इफ़ इट इज़ मूविंग, या ट्रक है, कुछ भी मूव कर रहा है तो उसको क्या है, उसको भी वेव नेचर रखना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या था ये हाइपोथेसिस कि मैटर हैज़ डुअल नेचर। आप और मैं भी अगर चल रहे हैं तो हमको हमारे अंदर भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही लिखा कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एक स्टेटमेंट नोट कीजिए यहाँ पर, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, ठीक है, हाँ जी। ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, उसमें सब आ गया, कार हो गई, हम हो गए, एनीथिंग, है ना, एनी मैटर। बट नो वेव कैन बी सीन, बट नो वेव कैन बी सीन इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बिगर वाले, माइक्रो वर्ड है, एक माइक्रोस्कोपिक और एक है मैक्रोस्कोपिक। सो नो वेव कैन बी सीन इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब एक कंपैरिजन करते हैं, आइए, चलिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट अ टॉय कार, छोटी कार एक, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि उसका क्या मिलेगा अपने को, वेवलेंथ मिलेगा, और इधर हम एज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, कार का मास हम एज्यूम कर सकते हैं कितना, 100 ग्राम, से फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आप ये नंबर चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहें वो भी ले सकते हैं, सिर्फ मुझे आपको समझाने के लिए बताना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, ठीक है। तो कैन आई फाइंड द वेवलेंथ, क्या हो जाएगा, h अपॉन, ठीक, ये वैल्यू कितना है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 20 इंटू 100, और 100 को किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में तो नहीं रखेंगे। तो आप इसको यहाँ पर 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलिए कितना आ रहा है, कितना आया, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -34, यही आएगा, क्लियर है। ये नंबर कैसा है आपका, वेरी स्मॉल। अभी रुकते हैं यहाँ पे। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास बोलिए कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये नंबर को जाना पहचाना लगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बोहर मॉडल में सीखा था हमने, वही यही, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम, और लेट्स फाइंड आउट द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो गया आपका, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 ओवर, चलिए इसको कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से, अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा। एक्चुअल नंबर्स नहीं चाहिए मुझे, अप्रॉक्सीमेट ही चाहिए, बोलिए फास्ट, डू नॉट यूज योर कैलकुलेटर एंड स्मार्ट वॉच, नथिंग।
अप्रॉक्सीमेट निकालिए जल्दी से। इट शुड बी अराउंड 3.2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ओके, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, इतना आएगा। अब अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा बेटा? एंगस्ट्रॉम में अगर दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 3.2 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3.3 इंटू 10 टू द पावर -24 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? वेवलेंथ जनरली आपके लिए इजी रहता है एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में। अब आप मुझे देखो विच इज़ द स्मॉलर वेवलेंथ। फर्स्ट वन, ये वेवलेंथ किससे मिल रही है आपको? क्या एग्जांपल लिया था हमने? टॉय कार का। अगर कोई टॉय कार रन कर रही है तो उसका वेवलेंथ कितना है? बहुत कम वैल्यू आ रही है, और ये जो वैल्यू है इट कैन नॉट बी मेजर। इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ये जो नंबर आ रहा है इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी आर एबल टू सी वेव कैरेक्टर ओनली इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। नेग्लिजिबल से भी अलग ही, क्योंकि अभी बताती हूँ क्यों मेजर नहीं कर सकते, अभी आपको ये भी बात समझेगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए कैन नॉट बी मेजर। तो दैट्स वाई अगर आपको कोई भी, मान लीजिए क्रिकेट की बॉल ही मूव कर रही है बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट्स वेवलेंथ। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि वो नंबर कैसा है? बहुत बहुत स्मॉल है। तो ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस सिर्फ किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? द लैम्डा इज वेरी स्मॉल। हाँ, क्या ऊपर? वो इलेक्ट्रॉन का है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। ये जो कहानी है, दिस इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेजर इट। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? पहले कर लीजिए। हो गया भाई? चलो अब देखो, ये चीज़ समझ में आई आपको? हाँ, कि ये जो हाइपोथेसिस है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक का मतलब विच वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आइज, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो एक नई चीज़ आपके सामने। इफ़ आई आस्क यू टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस नोटबुक, आपको मैं बोलूँ इसका मुझे ये मेजर करके बताइए दिस साइड, आप क्या यूज़ करने वाले हैं? स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, आप स्केल यूज़ करेंगे, आप जो भी बोलेंगे 8 इंच आ रहा है या 6 इंच आ रहा है, वॉट एवर, चलो मान लीजिए 10 इंच आ रहा है ये। ठीक है, तो आपके स्केल पे जो नंबरिंग है, जो मेज़रमेंट है, वो मेज़रमेंट इस टोटल लेंथ से कम है कि ज़्यादा है? ओके ओके ओके, इसको अदर वे राउंड समझो। स्केल है भी किसी के पास राइट नाउ? एक जन कोई भी दे दीजिए। चलिए, मिल गया, हो गया। देखो आपका ये रूलर है, ठीक है, इसमें जो मार्किंग है वो इंच में है और किस में है? सेंटीमीटर में है। ठीक, इंच में है और सेंटीमीटर में है, और मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कितना आया, वॉट एवर से 10 इंच आ रहा है, तो इंच का जो डिस्टेंस है वो बुक के डिस्टेंस से कम है कि ज़्यादा है? कम है ना भाई। इंच का जो डिस्टेंस है वो इतना मान लीजिए, अगर मैं ऐसे ही चलती हूँ और बुक हमारी इतनी बड़ी है ना, तो मैं इसको स्केल की हेल्प से मेजर कर पा रही हूँ बिकॉज मार्किंग ऑन द स्केल इज स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस। अब अगर मैं ऐसा कोई 1 फीट का स्केल ले लूँ, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, सिर्फ कितना है? 1 फुट। ठीक है, तो मैं इसको मेजर कर सकती हूँ
एज्यूम वन स्केल जो इतना बड़ा है 1 फुट लगभग, और उसके ऊपर कोई और मार्किंग नहीं है, सिर्फ वो एक 1 फुट का एक स्केल है, तो कैन आई मेजर द लेंथ? नहीं कर सकते ना। क्या समझे? अगर मुझे कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है तो माई इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव नंबर्स इन स्मॉल क्वांटिटी, तभी आप मेजर कर सकते हो। आप इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर में कर सकते हो, इंच में कर सकते हो, किलोमीटर में नहीं कर सकते। किलोमीटर कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं 1 फुट का एक कोई पीस ले लूँ या 1 मीटर की एक मीटर रॉड ले लूँ विदाउट एनी मार्किंग ऑन दैट मीटर रॉड, तो आई कैन नॉट मेजर दिस। कोई भी क्वांटिटी, ये तो मैंने जिसने ये लेंथ की बात की है, आप फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी पढ़ते हैं, मास का भी वही है ना। अगर मेरे पास सोचिए कि 1 kg का एक वेट है और मुझे 500 ग्राम वे करना है, कैसे वे करूँगी मैं? समझे आप मेरी बात? अगर मुझे 500 ग्राम वे करना है और मेरे पास सिर्फ एक ही वेट है, कितने का? 1 kg का, देन हाउ वुड यू मेजर? आपने वो देखा है जो मिल्कमैन आते हैं, उनके पास एक मेजरिंग कप रहता है, देखा है? कितने लोगों ने देखा? वो जो ऐसे एक बड़े से कंटेनर मिल्क लेके आते हैं, आप बोलते हो 1 लीटर 500 ml जो भी है, तो वो मेज़र करके देता है। तो सेम कहानी वहाँ भी है। उसके पास अगर वो कप है कितने का? 1 लीटर का, आपको मिल्क चाहिए 200 ml आप उसके लिए, लेकिन अगर उसके पास 100 ml का कप रहेगा देन ही कैन मेजर, तब वो 2 बार करेगा। तो यही सेम सिचुएशन आपकी कहाँ पर आई है? यहाँ पर। दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल नंबर। तो आप उसके पास, आपके पास कोई ऐसा मतलब मोस्टर ऐसे मीन्स नहीं है कि आप इसको मेजर कर पाएँ। बहुत छोटा नंबर है, और ये वाला आपका कैसा है? इट इज़ अ बिगर नंबर, तो वी कैन मेजर इट। और समझिए इस चीज़ को कि अगर मैं आपका हाँ, ये बेटर एग्जांपल है। इफ़ आई वांट टू मेजर द थिकनेस ऑफ दिस पेज, थिकनेस, नॉट द लेंथ, नॉट द ब्रेथ, थिकनेस, मोटाई, कैसे मेजर करेंगे? स्केल से कर लेंगे अपने? क्यों नहीं कर सकते? स्केल में जो मार्किंग है वो बड़ी है, और थिकनेस कैसी है? बहुत कम है, मिलीमीटर से भी कम है, 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो इसके लिए आपको कुछ और ही यूज़ करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? तो ये सेम सिचुएशन है बेटा, कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके केस में जो आपको वेवलेंथ मिलता है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट बी मेजर। कितना है देखो ना, -24। तो माइक्रोस्कोपिक के केस में क्या होता है कि वो खुद ही बहुत छोटे हैं, तो ये वैल्यू ऊपर जाके क्या होती है? एड ऑन होती है, बिगर हो जाती है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोई इक्वेशन समझ में आया? डी ब्रोई ने किसके बीच में रिलेशन दिया? मोमेंटम, मोमेंटम इज particle property and wavelength is wave property, so he gave a relation between particle and wave. वो माइक्रो की कर सकते हैं, मैक्रो की, बड़े की नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे, माइक्रोस्कोप से ही आप उनको देख पाएंगे, उनको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। देर आर 2 क्वांटिटी, 3/3 वाली तो आपकी एच क्या है? एच तो आपका कांस्टेंट है, एक मिसिंग रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले एक और रिलेशनशिप आपको सिखा रही हूँ जे के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिलेशनशिप पहले, बाद में न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक रिलेशनशिप आप नोट करेंगे पहले। अभी आपने जो सीखा है वो क्या सीखा है? P इज इक्वल टू H/λ। ठीक है, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू H/P। ठीक, नाउ आई एम टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द वेवलेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, वहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो काइनेटिक एनर्जी वाला बहुत पूछा जाता है,
तो वो फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला आ कैसे रहा है उसको देखिए, क्या हो रहा है। ओके, P इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्या है, हाफ m v स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, P का स्क्वायर कर दीजिए। P स्क्वायर अगर मैंने किया तो क्या हुआ, m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ ये आपका P स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आया, ये रिलेशनशिप को समझ में आया नहीं, कैसे आ रहा है। अच्छा एक काम करूँ, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने m से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी। काइनेटिक एनर्जी में मैंने मास से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m हो गया। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये हो गई p स्क्वायर, ये लिखा मैंने। देखिए समझ में आया, काइनेटिक इक्वल क्या हो गया, p स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है। अब आगे देखिए, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, ठीक है। क्या मिला आपको, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट के ई इंटू 2m। ये आपका एक और रिलेशनशिप है जिसमें आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेई और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट के ई इंटू 2m। आया कैसे, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, लिखिए द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, अब क्वेश्चन में उसने आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल, ठीक है। फाइंड वेवलेंथ, चलिए फाइंड वेवलेंथ। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप कर सकते हैं।
हाँ भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कोई क्वांटिटी चाहिए तो मुझे बताइए। हाँ भाई अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालिए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की मास को आप 9 भी कंसीडर कर सकते हैं। कितना? 896.7 नैनोमीटर है आंसर। 896 नैनोमीटर, 896.7 नैनोमीटर वेवलेंथ। थोड़ा नंबर गड़बड़ हो रहा है कुछ, आपको रूट निकालना पड़ेगा शायद इस वजह से, है ना? रूट निकाला आपने 9, इसलिए मैंने बोला 9 कंसीडर कर लीजिए तो वो 3 हो जाएगा। 9.1 का 9 कंसीडर कीजिए, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी। मैंने डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 तो 9.2 कर दिया। अच्छा, क्या है आंसर? किसी का आया अप्रॉक्सीमेट नियर बाई आंसर? 2 पॉइंट कैसे आ रहा है? क्या मिस्टेक करो? ये आपका आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम 9 कंसीडर कर रहे हैं, 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻25। ये किया? देखो 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 9 जा 54, ठीक है। 54 और आप अगर स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 7 7 जा 49, ये आ रहा नंबर आपका 54। तो 7 पॉइंट समथिंग आपका आएगा डाउन साइड, ठीक है। तो यानी कि 6.6 अपॉन, अगर मैं ऐसे एक नंबर एज्यूम कर रही हूँ सपोज 7.2, पावर्स आप कर लीजिएगा बाद में, तो ये देखो ये भी कितना आएगा? अगर आप 66 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 8 आएगा। 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 9 जा 63 समथिंग ऐसा आएगा, डिवाइड करोगे तो। हाँ मैंने ऐसे एज्यूम किया है, मैं आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन बता रही हूँ। ये 7.2 से ज़्यादा आएगा ये नंबर, ठीक है। हाँ मैं तो इसको डिवाइड कर रही हूँ ना, मैं आपको ये बोल रही हूँ, सपोज ये मान लो ऐसे, अभी आप एज्यूम करो तो ये कितना आएगा? 9 समथिंग आएगा ना।
अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर हो रही है तो ये 8 से आंसर आपका स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये जो मैंने लिखा था अभी, ये नहीं आएगा। क्योंकि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू। तो मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ, बताती हूँ आपको, ठीक है। हाँ चलो मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी कैलकुलेशन, डोंट वरी। ब्रेक में इसको मैं करके 0 पॉइंट वो तो हो जाएगा ठीक, लेकिन फिर आप पावर्स करोगे तो वो आएगा। एक्चुअल आंसर इज दिस। मैं आपको बोल रही थी कि ये नंबर आएगा, आपका कुछ मिस्टेक हो रहा है। पावर्स वो सब आप बाद में चेक कर सकते हैं, बट आंसर मैंने आपको मोटा मोटा करके बताया और कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल नंबर नहीं है ये, मैंने सिर्फ आपको बताया कि हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन, तो आप नियर बाई आंसर का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बाकी आप कर सकते हैं, वो तो सिंपल है। जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको दिया डिब्रॉय का, लैम्डा इज इक्वल टू h/p पे कर सकते हैं उसमें से। ओके, अब एक और रिलेशनशिप आप नोट डाउन कीजिए डिब्रॉय इक्वेशन की, विच इज विद पोटेंशियल के साथ, ठीक है। देखिएगा कैलकुलेट, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला आपको क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू h/√, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड फॉर्मूला बता रही हूँ, अगर आपको उसने पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, देखिए, हाफ mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, अप्लाइड पोटेंशियल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेन लिए, ठीक। अप्लाइड पोटेंशियल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम आपका कई जगह यूज़ हो रहा है, तो आपने अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब थी ना आपकी फर्स्ट, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो वोल्टेज अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें v का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं v का वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, बोलिए, √2ev/m, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास, वेलोसिटी। अब इससे हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू क्या हो गया आपका 2ev/m, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही है। आप p का वैल्यू रख दीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन में, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, h/√2mE/v, ठीक है, 2mEv। समझ में आया। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी के बाद आपने क्या निकाला, मोमेंटम निकाला, और फिर आपने मोमेंटम जो p निकाला था उसका वैल्यू रखा है ये, ठीक है। अब क्या है, आपको एक नंबर, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या क्या है, दिस इज कांस्टेंट, क्या है ये, प्लैंक कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख दूँ यहाँ पे, m क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। What is the value of E? E is the charge on one electron. E is the charge on one electron, so which is 1.6 into 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो आपके पास H कांस्टेंट और मास कांस्टेंट, E कांस्टेंट, तो सारी कांस्टेंट वैल्यू को यूज़ करने के बाद आपको एक नंबर मिल रहा है, ठीक है। एंड फाइनली आपका फॉर्मूला क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ये नंबर मिला आपको 1.226, सॉरी 1.226, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ अपॉन
अंडर रूट वी, ये वोल्टेज, और ये यूनिट मिलेगी आपको मीटर, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई थर्ड है ये। अगर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो कुछ आपको मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, डी ब्रॉय इक्वेशन के, समझ में आ गए। तो 3 आपके फॉर्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक और क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सब लोग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, H इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट का वैल्यू रखा बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज, और फाइनली हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हमारी हेल्प हो गई, हो गया भाई सब लोग। लिखिए क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स A and B are in motion, ठीक है। 2 पार्टिकल्स A and B are in motion, A भी आपका मूव कर रहा है और B भी आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो एनी मूविंग पार्टिकल हैज ये भी रहेगा आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल A इज 5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ठीक है। 5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ठीक। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल B, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल B इफ, अब देखो उसने आगे आपको क्या बोला है, इफ its momentum is, if its momentum is half of A का जो मोमेंटम है उससे कैसा है, ये कम है। तो आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा आंसर। दो इक्वेशन फ्रेम कीजिए, इजीली हो जाएगा। हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज करोगे, यस। उसने आपको सिर्फ मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन पूछा ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए बेटा। देखो लैम्डा और मोमेंटम कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा 1 अपॉन या लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB अपॉन PA। बस ये अप्लाई करो, ठीक है। लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू PB अपॉन PA, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आपके पास किसका वैल्यू है किसका नहीं है, रखो। क्या है आंसर, हाँ। अरे आपका इक्वेशन क्या बोलता है, H अपॉन P। तो आप देखो ये आएगा, लैम्डा A कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8, लैम्डा B निकालना है, इज इक्वल टू PB की वैल्यू कितनी है भाई। अगर मैं इसका उसने बोला इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, तो A का मैंने मोमेंटम कितना माना, P, तो उसका कितना हो जाएगा, P/2, यही तो होगा। B का मोमेंटम कितना हो जाएगा, P/2, P से P कैंसिल हो गया, तो लैम्डा B क्या मिला आपको, 10 इंटू 10 टू द पावर -8 विच इज 10 टू द पावर -7 मीटर। कट गए ना बेटा, प्लैंक कांस्टेंट कट गए, ये डायरेक्ट आपका आ गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप दो इक्वेशन बना लीजिए, लैम्डा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन P, ठीक है। लैम्डा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन, अब उसने बोला हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, P/2। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तब भी वैसे ही आएगा, ठीक है।
किसी का निकला था ये करेक्ट आंसर या नहीं? आ गया था करेक्ट? आने समझ में आया आपको? ओके, आदित्य आपका सही आया था आंसर? लिखिए वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डिप्लॉय। क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो पूरी बात ये क्वेश्चन तो थोड़ा फास्ट करो बेटा, इतना स्लो नहीं होगा। लिखो, मैंने कर भी दिया इतनी देर में बोर्ड। चलिए आप तब तक कर रहे हो, मैं इधर लिख रही हूँ, आप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई। आपको क्या करना है? लैम्डा फाइंड करना है, ठीक है। और उसने बोला है द इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड इन ए पार्टिकल एक्सेलरेटर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिलियन वोल्ट्स। कितना मिला है? जो V दिया है आपको 100 मिलियन वोल्ट्स। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है? ये वोल्टेज है बेटा, वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी यूज करते हैं आदित्य, है ना। दिस इज कैपिटल V। हंड्रेड मिलियन वोल्ट्स। हाँ सॉरी, हाँ इसकी जरूरत नहीं है ना, ये फॉर्मूला लगाओ, आपको तो यही चाहिए बस। अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो मैंने अभी आपको, कौन सा है? इसको MEV भी लिखा जाता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलियन का मतलब क्या होता है भाई? 10 टू द पावर मिलियन 6, 10 टू द पावर 6, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 होता है बेटा मिलियन, ठीक है। ओके, ये अब आपको किसमें मिला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कीजिए जूल में, तब आपका आंसर आएगा। कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल, तो ये हो गया 10 टू द पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और अब आप अपना लास्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1.224 वाला, ठीक है। 1.224 वाला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसका स्क्वायर रूट, क्या बेटा? इसका स्क्वायर रूट, हाँ, इसका स्क्वायर रूट आएगा। सोहम, समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको शाश्वत, क्या नाम था? शाश्वती है ना आपका नाम? अक्षय, अक्षय यार, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है? रतलीना, हो गया? 1.6 का स्क्वायर रूट, तो इसको 16 करो, 16 करोगे तो 4 आ जाएगा ना। चेक करो। हो गया विष्णु, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इससे पहले वाला। हाँ, आपका फॉर्मूला, हाँ पूरे का रूट लेना है। हाँ, 1.224 यही था ना आपका फॉर्मूला। 1.224 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V। मछली हो गया, बातें चल रही हैं। अच्छा,
अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए बेटा, निकाल अप्रॉक्सीमेट कर देंगे आप आंसर तो हो जाएगा। मैम हाँ जी, इसमें हम लोग डायरेक्ट एमबी से करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट बनाएंगे एच अपॉन रूट ऑफ जो लास्ट फॉर्मूला बताया था ना 1.224, नहीं एच ऑफ रूट 2 एमबी ना एमबी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उससे मत करो ना, मैंने आपको बताया तो है लास्ट फॉर्मूला 1.224 वाला नहीं लिखा, 1.226 क्या था देखो मैंने, हाँ फाइनल आंसर है 12.2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। देखो ये बताया। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा, आप चाहें तो घर पे फिर बाद में इसको सॉल्व करना। इसका आंसर है 12.2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये आंसर है वेवलेंथ का। अगर अभी नहीं आ रहा है तो आप घर पे ट्राई करना। हाँ किया फिर भी गलत आ रहा है। फिर भी गलत आ रहा है। 1.6 इंटू हाँ। -11 तो नीचे आपका 0.4 इंटू 10⁻11 एक, आपने इसका 1.6 का 0.4 निकाला है, ये नहीं होगा ना, 0.4 नहीं होगा बेटा, 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0.16 आएगा। यस ठीक है। इसका अच्छा तरीका क्या है कि रिमूव दिस डेसिमल फ्रॉम हियर, तो इसको -12 करो, ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, देन इट विल बी 4 और ये -12 अब आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है ये किसी का मैच नहीं कर रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, आ रहा है ये वाला 1.6 को देखिए, यहाँ पर जो 1.6 आ रहा है आप इसको 16 बनाइए। 16 कैसे बनाएंगे इसको, इसमें मुझे लग रहा है पावर गलत ही समझना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 16 होगा। आप यहाँ पे फिर आपका क्या हुआ देखो, ये 10⁻7 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19, तो ये फाइनल वैल्यू आपको क्या मिले 16 इंटू कितना हुआ 10⁻⁻12। अब इसका आपको रूट लेना है तो रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻6 ये आएगा, ठीक है। समझिए आप लोग, ये मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री तो हाँ मैं वही चेक कर रही हूँ कि 12 पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि आपका ये 4 आया और 4 से आप उसको डिवाइड करोगे नंबर को तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा एक चीज़ और ट्राई करना घर पे, अभी नहीं, आप इसमें सारी वैल्यूज़ रखिए। जो आपका फॉर्मूला था ना, कौन सा फॉर्मूला आया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये जो फॉर्मूला आया था ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2mEv, ये फॉर्मूला आया था। घर पे जाके इसमें सब वैल्यूज़ रख के तब इसको चेक करना, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज आपने अभी कन्वर्ट किया है जूल में, और उसके बाद एच का वैल्यू आपके पास है, इसे ट्राई करना, ठीक है। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं हुआ ऐसा। चलिए तो डी ब्रॉय इक्वेशन आपको समझ में आया भाई, डी ब्रॉय इक्वेशन समझ में आया, ठीक है। फॉर्मूले याद करिएगा इसके। अब डी ब्रॉय इक्वेशन से क्या किस तरफ टर्न मिला कि पार्टिकल ऑल्सो हैज़
नहीं, मैटर ऑल्सो हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब इसके साथ साथ एक और हाइपोथेसिस आई, प्रिंसिपल है बेसिकली, दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये दोनों साथ साथ ही हुए थे। तो उसके बाद फिर हमारा फाइनली मोस्ट एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल शुरू होगा, विच इज श्रोडिंगर वेव मॉडल। ठीक है, श्रोडिंगर वेव। तो अभी सीखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग पढ़ा है आप लोगों ने इससे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हाँ, क्या है इसके बारे में बताइए, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? वेलोसिटी। हाँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, लिख लीजिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन, इट इज़ इम्पॉसिबल to determine the position and momentum, it is impossible to determine the position and momentum of a small particle with absolute accuracy. It is impossible to determine the position and the momentum of a small particle with absolute accuracy or certainty, ठीक है। In other words, you can say it is not possible to determine the position and velocity of an electron or small particle simultaneously। यानी एक बार में आप क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप पोजीशन फाइंड करेंगे या फिर आप उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा आपका प्रिंसिपल आया था जिसने आगे हेल्प किया एटॉमिक स्ट्रक्चर की। हाँ, बता रही इसका रीज़न क्या है। देखिए, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिलती है दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये आपकी हाइजेनबर्ग की इक्वेशन। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया। आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं क्या, या तो पोजीशन फाइंड करेंगे या फिर क्या फाइंड करेंगे, मोमेंटम और वेलोसिटी को एक साथ लीजिए। अगर आपके पास वेलोसिटी थी तो आप मोमेंटम फाइंड कर लेंगे या मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर कुछ बुक्स में मोमेंटम वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ में वेलोसिटी यूज़ करते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप यहाँ पर इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर बेस, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू साइन, वैसे ये बोला जाता है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं पोजीशन मेजरमेंट एरर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आप इसका लेंथ मेजर करो, तो सब लोग यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। कोई 10.1 आएगा, कोई 10.2 बोलेगा, कोई 10.05, क्योंकि सबसे क्या हो रही है, एरर हो रही है ना। तो इसको हमने क्या बोला, पोजीशन मेजरमेंट एरर। ठीक, नेक्स्ट डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम मेजरमेंट एरर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और ये है आपका चेंज इन मोमेंटम, वो भी आप देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स डिस्कस 2 केसेस। ठीक है,
केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या है, आपने बोला कि ठीक है हम किसी भी पार्टिकल का मास और वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं और हमने बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड किया। मास तो ठीक है, चलो वेलोसिटी ठीक है। चलिए, तो यानी मैंने मास को क्या किया, मास मेजर किया, एकदम ठीक मास है मेरे पास। वेलोसिटी में मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। वेलोसिटी भी कैसा है, एकदम एक्यूरेट। तो फिर आपका जो मोमेंटम है वो भी कैसा हो गया, वो भी एक्यूरेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ, अब व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, क्या हो गया, 0। अगर मैं एकदम एक्यूरेट मेजर कर रही हूँ तो मोमेंटम में एरर क्या हो गई, 0 हो गई ना। डेल्टा पी क्या लिखा आपने, मोमेंटम मेजरमेंट एरर। वी आर एज्यूमिंग कि वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन करेक्ट वे, तो इसलिए चेंज इन या एरर जो मेजरमेंट में है, एरर जो है वो कैसी है, 0, ठीक है। अब ये हम इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। इज दैट क्लियर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैंने बोला था ना, न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे इक्वल टू साइन डालेंगे। क्या थी इक्वेशन आपकी, ये थी इक्वेशन, डेल्टा एच, हाँ देखो भी क्या होगा, डेल्टा एक्स देखो भी क्या होगा, यहाँ पर h अपॉन 4 पाई और ये वैल्यू क्या हो गई, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। हाँ, ये क्या होता है, डेल्टा एक्स 0 नहीं आएगा ना, वो इनफाइनाइट, मतलब वो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका ये टर्म आप उसको 0 से डिवाइड कर रहे हो। करेक्ट, वो कर लिया। तो इसका मतलब आपने बोला कि मेरा एरर में मोमेंटम मेजर करने में कोई एरर मैंने नहीं की, एवरीथिंग इज एक्यूरेट, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया ना बेटा। तो इस फॉर्मूले में जब अप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या, आपको ये समझाने के लिए आप इसको फाइंड कर रहे हो अनसर्टेनिटी, तो आपकी क्या हो गई, वो इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इसको हम 0 करेंगे, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, इसी फॉर्म में किया जाता है। आप उधर भी कर लोगे तो फिर क्या हो गया, ये कांस्टेंट है और ये 0 है। आपको किसके बीच में रिलेशन देखना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी, समझिए बात को, पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो पोजीशन और वेलोसिटी को हमने किस फॉर्म में लिखा है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। तो अगर आपने वेलोसिटी एकदम अच्छे से मेजर कर ली तो फिर आपकी पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी, ठीक है। मुझे वो इंफिनिटी वाला पार्ट नहीं समझा। हाँ, इंफिनिटी वाला पार्ट नहीं समझा। कौन से वाला नहीं समझा, ये क्या, क्योंकि आप ये कैलकुलेट कर रहे हो ना डेल्टा एक्स, नहीं फॉर्म में समझा, पर कैसे कैलकुलेशन, मतलब h अपॉन 4.0 ये क्योंकि डेल्टा पी 0 है ना, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो सम एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हाँ, मैथ से भाई क्या करते हो आप, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड, और हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस आइए, इसी का दूसरा केस, आपने बोला कि मैंने पोजीशन बहुत अच्छे से ढूंढ लिया, ठीक है। केस 2 में आप क्या कर रहे हैं, केस 2 में आपने बोला कि भाई डेल्टा एक्स हमारा क्या हो गया, 0। डेल्टा एक्स हमने क्या कंसीडर किया, 0, यानी पोजीशन है ना, बहुत अच्छे से चेक कर ली कि मेरी कार कहाँ पे खड़ी है, मूव कर रही है, खड़ी नहीं मूव कर रही है, ठीक है। बट ये कार वाला केस नहीं है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से अब डेल्टा पी निकालो, उसका मोमेंटम कैसे निकालोगे, अगेन द सेम थिंग, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, तो फिर से वही आ गया आपका h अपॉन 4 पाई इंटू 0 विच इज़ अगेन आपके हिसाब से अनडिफाइंड, ठीक है। ये जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी कहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब समझना मेरी बात, माइक्रोस्कोपिक। मान लीजिए आप, अभी तक हमको क्या समझ में आया
कि चलो अभी तक की हमारी अप्रोच क्या है कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्लियर है। बोहर मॉडल से ये सीख के आए हैं। मुझे एटम के अंदर चेक करना है क्या, कि व्हाट इज़ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर झांकना है। क्या करेंगे, लाइट डालोगे। अभी इस रूम में मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, सोचिए कि टोटल डार्क होता, कैसे पहचानोगे, नहीं पहचान सकते ना। तो इफ़ आई नीड टू सी द इलेक्ट्रॉन आई हैव टू पुट लाइट। क्लियर है सबको ये बात। अब लाइट जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और उसका वेलोसिटी इमीडिएटली चेंज। इतने आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इतने में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप वेलोसिटी की तरफ चलेगी, चलो पहले इसकी वेलोसिटी देख लूँ, तब तक उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, एवरी मोमेंट पे उसका डायरेक्शन और पोजीशन आपको समझ में आता होगा, वेक्टर है ना। नंबर अगर सेम है तो भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये वही कहानी है। आप जैसे ही एटम के अंदर लाइट डालेंगे टू फाइंड द ईदर द पोजीशन और द वेलोसिटी, आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएंगे। अगर आप वेलोसिटी देखने चले तब तक पोजीशन चेंज हो जाएगी, और अगर आप पोजीशन देखने जाएंगे तब तक वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ इंटरेक्टेड विद द लाइट। समझ में आई कुछ बात। तो इसलिए एक बार में क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, अभी जैसे मैंने आपको वो थिकनेस का एग्जांपल दिया था कि हमें उससे कम वेवलेंथ की लाइट डालनी पड़ेगी तब आप मेजर कर सकते हो, उससे कम वेवलेंथ की लाइट नहीं है, दिस इज द मिनिमम। ठीक, हमेशा जो हम लाइट डालेंगे वो बिगर वेवलेंथ है, तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। हाँ भाई, अब बताओ आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं समझे यहाँ पे, बोलिए। हाँ जी, हाँ फिर आपको क्वेश्चन में उसने दिया होगा, अभी मैं इसके ऊपर बेस आपको न्यूमेरिकल करा रही हूँ उसने। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं बता रही हूँ क्या करना है। ठीक है, अभी तक जितना सीखा इसमें कोई डाउट है। तो आज आपने दो हाइपोथेसिस सीखे। पहला कौन सा था, डिब्रॉय। डिब्रॉय ने क्या बोला था, रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन दिया मैटर और वेव के बीच में, है ना, H/P, लैम्डा इज इक्वल टू, हाँ, मोमेंटम एंड वेवलेंथ। सेकेंड हमने सीखा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया, क्या, कि एक बार में आप एक ही काम कर सकते हो, इधर वी कैन फाइंड द पोजीशन और वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एकदम से जैसे ही लाइट डालेंगे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, तब तक पोजीशन चेंज हो जाएगा या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्या क्योंकि अगर आप लाइट डालोगे ना, when we put light on the electron, it immediately interact with the light and changes its position. ठीक है, फिर से ये हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ये हमारे डेली लाइफ में काम नहीं करता है। अभी आप देखोगे तो क्या है, यू कैन फाइंड द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ बिग ऑब्जेक्ट, कार या ट्रक या ट्रेन। आप एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आप उसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों फाइंड कर सकते हो। तो इट इज़ अगेन एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये सारी कहानी आपकी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चल रही है। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल देख लीजिए, क्या रहेगा। हाँ जी, ब्रेक एक न्यूमेरिकल करके ले लीजिए, फिर हमारा ये हाइजेनबर्ग खत्म हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट वेव मॉडल। ठीक है, लिखिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ गोल्फ बॉल हैज़ मास 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, गोल्फ बॉल, ठीक है, उसका मास कितना दिया है, 40 ग्राम, वेलोसिटी दी है आपको
45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 45 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया? आप क्या फाइंड कर सकते हैं? मोमेंटम। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। क्या बोला उसने? स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी 2%। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी कितनी है? 2%। एरर कितना है? 98%, राइट? ठीक है, एक्यूरेसी सिर्फ आप कितना मेजर कर पा रहे हैं? 2%। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। आप पहले क्या निकालोगे? वेलोसिटी कितना दिया उसने? 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है? 2%। यानी आप वेलोसिटी मेजर करने में गलती कर रहे हो, समझे बात? तो पहले एक्चुअल वेलोसिटी निकालो। क्या हो जाएगा? 45 का क्या करेंगे आप? 2%। बात समझ में आ रही है? मेजर कर रहे हो लेकिन 2% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी? क्या वैल्यू मिली आपको? ये 0.9। एक्चुअल स्पीड कितनी है? 0.9 मीटर पर सेकेंड। वो तो एक्यूरेसी हाँ, तो इसमें मल्टीप्लाई करके वो तो 2% of 45 आ जाएगा ना। तो जो भी होगा उसका 2% 45। उसका 2% 45 होगा? नहीं, उसने ये आपको स्पीड दी है, राइट? 45, ठीक है। और उसने बोला है कि कितनी एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हैं? 2% से। ये आपका 45 मीटर पर सेकेंड। अगर x है तो एक्चुअल वेलोसिटी, तो 2% of x will be 45 ना। 2% ऑफ एक्स, अगर एक्चुअल वेलोसिटी हाँ, x की 2% of x will be 45। नो 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 नो, आई हाँ जी, बोलिए। आपको भी यही लग रहा है? मे बी वो क्वेश्चन में थोड़ा if the speed can be measured within accuracy of 2%। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, विद इन 2%। मुझे तो वही समझ में आ रहा है कि आपकी एक्यूरेसी 2% है, तो एक्चुअल स्पीड ये हो गई ना भाई। ये जो 45 मीटर पर सेकेंड है, दे आर मेजरिंग विद 2% एक्यूरेसी, तो व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड? डेल्टा भी 0.9। डेल्टा वी 0 पॉइंट, ये हाँ डेल्टा ये एक्चुअल होगा ना। हाँ, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो आप गलत मेजर कर रहे हो और उसका 45% 2% एक्यूरेसी, तो दिस इज द एक्चुअल स्पीड। डेल्टा भी और दिस इज हाँ, चलो, डेल्टा उल्टा बोल रहे थे, मैं उल्टा बोली थी, आप समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है आपको? अनसर्टेनिटी। क्या निकालना है आपको? अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, तो यहाँ पर ये लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा वी, हाँ जी, h/4π, ठीक है। ये वाला नहीं समझ में आया? ये वाला 2%, क्योंकि आपने 45 मेजर किया। आप सोचो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, किसी का मेजर कर रही हूँ स्पीड 45, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा एरर है, उसमें सिर्फ 2% मेरा एक्सपेरिमेंट करेक्ट हुआ है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल स्पीड? मैंने गलत मेजर किया ना, तो जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 0.9। 45 का 2% एक्चुअल, ठीक है। इसको आप डेल्टा भी कंसिडर करो, चलो, क्योंकि मैं गलती कर रही हूँ। मेरी एक्यूरेसी कितनी है एक्सपेरिमेंट में? 2% एक्यूरेसी है,
तो इसलिए मैंने 45 का क्या किया, 2% किया, तो ये मेरे को एक्चुअल स्पीड मिली। और अब यहाँ से मुझे डेल्टा एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो h/4 आप जो वैल्यू निकालेंगे अब आप कर सकते हैं आगे की कहानी। 40 को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। तो डेल्टा एक्स विल बी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 22/7, आप 3.14 भी रख सकते हैं, इंटू 40 इंटू 10⁻³ इंटू 0.9। ये है आपका आंसर, ठीक है। 3.14 रखेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर आपकी कैलकुलेशंस रहेंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता ही दे रही हूँ आपको आंसर आएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻33। 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। ठीक है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक और क्वेश्चन हो गया, आप घर पे कीजिएगा कैलकुलेशन, दिस इज द आंसर। बुक में भी है आपका, ये एनसीईआरटी में है। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए सिमिलर वे में, ठीक है। लिखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डू नॉट राइट द होल थिंग, आपको क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विच इज एक्यूरेट अप टू, देखिए कितनी एक्यूरेसी है, विच इज एक्यूरेट अप टू 0.005%। यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी मिली आपको, 0.005%। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, चेंज इन अनसर्टेनिटी, ठीक है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द एक्चुअल स्पीड। आना क्या करोगे बताओ, 600 का 0.005%, आप बताओ, वही लेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो सब फिक्स चल रहा है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। हाँ हाँ हाँ, वही इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, मेरे आपके कहने से मास नहीं चेंज होगा। हाँ 0.005 है, 2 जीरो है बेटा, कर ठीक करो, 0.005, आपने 0.05 लिखा है, 0.005 एक और जीरो है। ठीक है भाई, कर लेंगे क्वेश्चन। इसका आंसर बता रही हूँ, घर पे आप ट्राई करना। इसका आंसर नोट कीजिए, 1.93 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको 1.93 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाँ 0.03 आएगा वो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं पर डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और कहीं पर आपको डेल्टा पी की, ठीक है। अब हम ब्रेक लेंगे। पी इक्वेशन में यहाँ पे डेल्टा भी नहीं है, मास से और मल्टीप्लाई करोगे इसको तो मोमेंटम, ठीक है। मास यहाँ पर m और कर लीजिए, मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
आदित्य ये इसको आप पॉज कर दीजिए या कर दीजिए भी बंद।